हरिओम। प्रजायै गृह मेदिनाम, यानी हम गृहस्थ आश्रम में क्यों जाते हैं? क्या मौज मस्ती के लिए? क्या भोग विलास के लिए? क्या केवल कोई साथी ढूंढ लेने के लिए कि समय कट जाए, जीवन कट जाए? नहीं, उसका उद्देश्य है प्रजायै गृह मेदिनाम। ये रघुवंश का आदर्श है हमारे सामने कि हम गृहस्थ आश्रम में इसलिए जाते हैं ताकि हम एक सामर्थ्यवान, जागृत सुसंतति को जन्म दें, प्रजा बने हमारी आगे। यूँ तो चारों आश्रम महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम अपनी जगह पर, वानप्रस्थ आश्रम अपनी जगह पर, संन्यास आश्रम अपनी जगह पर, लेकिन गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की रीढ़ है, क्योंकि उस पर ही ये तीनों आश्रम निर्भर करते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम चले तो जाते हैं, लेकिन बरसों बरस संतान पैदा नहीं होती। संतान की तो बात छोड़ें, गर्भाधान भी नहीं हो पाता ठीक से, और गर्भ स्थापन भी नहीं हो पाता ठीक से, और संकोचवश या लज्जा के वशीभूत होकर के बच्चे इस बात को बताते भी नहीं, जब तक कोई बहुत लंबे समय तक असामान्य परिस्थिति पैदा ना हो जाए। और यही कहते रहते हैं कि अभी प्लान नहीं किया, अभी प्लान नहीं किया। अजीब बात है, ये मनुष्य के प्लान की चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे कारण होते हैं गर्भ स्थापन न हो पाने के, और उसमें क्योंकि दोनों का योगदान होता है, पुरुष का भी और स्त्री का भी। स्त्री रजस्वला हो और उसके जो अंग प्रत्यंग हैं, प्रजनन अंग, वो ठीक से काम करते हों। पुरुष पूरे शुक्राणुओं से भरपूर हो, स्वस्थ हो, और उसके बाद भी सही समय पर गर्भस्थापन की इच्छा की जाए और उसके अनुरूप तैयारी की जाए। जैसे खेत में बीज बोने के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं, अच्छा बीज भी ढूंढते हैं, तभी फसल अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसे ही गृहस्थ में होता है। हम प्राय एक व्यक्ति को दोष दे देते हैं। हमारे समाज में ऐसी बहुत कमजोरियां रही हैं कि मनुष्य स्त्री को दोष देता रहता है, स्त्री जो हैं वाले पक्ष हैं वो पुरुष को दोष देते रहते हैं। लेकिन अब तो वैज्ञानिक आविष्कार इतने आगे हो गए, इतनी गहराई से चीज़ों को देखा जाने लगा कि सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन हाँ, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब ऐसे ही हम समस्या को टालते रहें और फिर वर्षा हो तो कोई उसका उपयोग नहीं होता। हमें ठीक से कारण का निदान करना चाहिए। और विधना के मार्ग हैं तेते, नखत गगन में व्यापक जेते। आसमान में जितने तारे हैं ना, परमात्मा को, परम आत्म को, आनंद को प्राप्त करने के लिए उतने ही रास्ते हैं। जहाँ समस्याएं होती हैं तो समाधान भी होते हैं, और योग को सबसे बड़ा समाधान कहा गया है। स्त्रियों की जो समस्या होती है, जिसको मन को न भाने वाला शब्द बोल देते हैं, बांझपन की समस्या, यानी वो धरती है जिसमें बीज उग नहीं पाता है। कई बार छोटे छोटे कारणों से भी वो समस्या पैदा हो जाती है, और उनमें एक कारण होता है फिलोपियन ट्यूब का बंद हो जाना। यानी वो ट्यूब जो गर्भाशय से लेकर के और डिंबाशय तक को जोड़ती है, वो ट्यूब जिसमें स्त्री के जो अंडे हैं, अंडाशय से अंडा ही बनेगा, वो फूटते हैं, दौड़ पड़ते हैं। पुरुष की जो वीर्य है उससे जो शुक्राणु स्खलित होते हैं, जो करोड़ों की संख्या में होते हैं, लगभग 15 मिलियन जो है एक डिस्चार्ज में शुक्राणु होते हैं। महासमर होता है अस्तित्व के संघर्ष के लिए, और कोई एक सूरमा जो है वो जीत पाता है, जो मिलन का मौका पाता है, और मिलन के बाद वो फिर गर्भस्थापन होता है। लेकिन अभी जब फिलोपियन ट्यूब ही बंद हो जाए, यानी वो रास्ता ही बंद हो जाए जहाँ से अंड को आना है, और जहाँ से अंड, जिसमें अंड का और शुक्र का मिलन होना है, तो वो बंद हो जाने के जो कारण है, वैसे तो जीवन शैली होती है जिसकी वजह से हम अंगों को
जीवन पूरा नहीं दे पाते। कई बार सर्जरी की वजह से भी कोई सर्जरी हुई और उसकी चोट जो है वो हमारे संबंधित अंग को लग गई, यानी फ़ैलोपियन ट्यूब जो है उससे बाधित हो गई। कई बार आजकल फाइब्रॉइड बच्चियों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटी-छोटी गाँठें पड़ जाती हैं और बहुत से अभागे तो ऐसे भी होते हैं जिनमें वो कैंसरस भी हो जाती हैं। उसकी वजह से भी रास्ता बंद हो जाता है। इन्फेक्शंस की वजह से भी रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता किसी भी वजह से बंद हो, लेकिन जो घटना होनी चाहिए वो होने से रह जाती है। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि हमारा खान-पान इतना अच्छा होना चाहिए कि जिससे कि जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से खुली रहें और उनमें जो हमारा अंडाशय से निकलने वाले अंडे हैं, मतलब उनका मूवमेंट स्त्री के शरीर में हो। उनसे जो हमारे भाग-दौड़ पूरी की पूरी होती है शुक्राणुओं की, वो पूरी तरह से दौड़ करके अपने गंतव्य तक पहुँच सकें और मिलन सार्थक हो जाए। तो उसको खान-पान से ठीक करना है, यानी हम सात्विक भोजन लें, शाकाहार अधिक से अधिक होना चाहिए, मौसम के फल, सब्जियाँ और जिसको हम कहते हैं कि जो रेशे वाले, है ना? जिसमें रसा ज़्यादा होता है, मतलब उस तरह का फल लें जिससे कि भीतर मलावरोध ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम योगाभ्यास नियमित अवश्य करें, क्योंकि योगमय जीवन शैली में मतलब वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमारे बाहर के अंगों को ही नहीं बल्कि अंदर के जो अंग हैं उनको भी पुष्ट करती हैं। इसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो मैं आज आपके साथ साझा करूँगा और उसमें भी ये मत सोचना, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग तो इसलिए ही अभ्यास पर आते हैं कि उनके सामने समस्या आ गई और तब तक उनका शरीर उतना सहयोगी नहीं रह जाता, वो जो जिसमें कि वो उस क्रिया को कर पाएँ। तो भी उनके लिए जिस स्थिति में वो हैं, उनके लिए कुछ सरल क्रियाओं का विधान भी किया गया है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन को मारने के लिए चौतरफा हमला करना होता है, तो ऐसे ही योगाभ्यास में भी हम इस फ़ैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए या खुली रखने के लिए कुछ अभ्यास करते हैं, उसको इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए भी अभ्यास करते हैं। तो उससे वो ट्यूब्स जो हैं खुल जाती हैं और योगाभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हुआ है इसमें। जैसे मैंने बताया कि खाने के लिए आपको जो फाइबर फूड है, जो शाक हैं, जो फल हैं, उनका सेवन अच्छा करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी है कि पानी जो है ना वो बहुत अधिक मात्रा में, यानी ये अधिक का मतलब तो नहीं कि खाना-पीना बंद कर दें, पानी ही पीते रहें, लेकिन पानी प्रचुर मात्रा में ऐसे रोगी हैं, हष्ट-पुष्ट सुंदर होते हुए भी हमारे क्योंकि एक अंग हमारा काम नहीं कर रहा तो हम उस अंग से संबंधित रोगी कहलाएँगे। तो उसको पानी का प्रयोग बहुत अच्छे से मात्रा में करना चाहिए। कौन सी क्रियाएँ इसमें सहयोगी हैं? वो क्रियाएँ जो सीधे-सीधे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको छूने वाली हों और उनमें भी विशेष रूप से, क्योंकि अब तो विज्ञान में आप बहुत अच्छे से चित्र देख कर के यूट्यूब पर जानकारी लेकर के, इंटरनेट पर भी हमारे अंगों के आकार को, उनके स्वरूप को, उनके एक दूसरे से कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी अब ऐसा इलाज नहीं करते कि आप बस दवाई लो और चले जाओ, वो भी आपको चीज़ों को समझाते हैं कि देखिए यहाँ पर आपके बाधा हो रही है, तो इस बाधा को दूर करने के लिए अंगों को इस तरह का व्यायाम दें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए आज हमारी सारी साइंसेज़, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो यौगिक साइंस है, चाहे स्पिरिचुअल साइंस है, डाइट की साइंस है, ये सब आपस में मिल कर के चलती हैं और एक दूसरे से परामर्श करके उचित उपाय खोज करके हम समस्या का समाधान खोज लेते हैं। तो यौगिक समाधान में अब हम समझते हैं कि हमें कौन सी क्रियाएँ करनी चाहिए। पहली बात है कि हमारे पास पद्मासन का होना बहुत ज़रूरी है। पद्मासन से, यानी पद्मासन ऐसा आधार है जिससे हम बहुत सी ऐसी क्रियाओं को कर पाते हैं जो हमारे पुरुष के भी और स्त्री के भी जो रिप्रोडक्टिव अंग हैं उनको ठीक से परफॉर्मेंस कराते हैं। अगर पद्मासन नहीं आता है तो पद्मासन से संबंधित भारत योग की जो हमारी
कार्यक्रम आपको प्रसारित होते रहते हैं, उनमें देखें कि किस तरह से चलते हुए पद्मासन तक जाएं। मैं यहाँ सीधे पद्मासन पर ही आ रहा हूँ, तो उसकी व्याख्या नहीं करूँगा। कि तो पद्मासन से शुरू करेंगे। पद्मासन नहीं आएगा तो भी चिंता मत करना, तो हम वैकल्पिक आसन में अभ्यास का शुरुआत करेंगे, क्योंकि पद्मासन में हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, खासतौर से जो गर्भाशय है और जो हमारी ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको और इससे संबंधित अन्य जो हिस्से हैं, मतलब वो भी अपने स्वाभाविक स्थिति को, अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। पद्मासन लगा करके बैठेंगे, और जो व्यक्ति पद्मासन न लगा पाए तो वो सुख आसन में बैठ करके ही इस कार्य को करेगा। छोटी छोटी सी क्रियाएं आप समझेंगे कैसे करनी है और उनका फायदा उठाएंगे। पहली चीज है कि पद्मासन में इस प्रकार से बैठ जाना, पैर के तलवे दिखाई देने चाहिए, घुटने जमीन पे आ जाने चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर जैसे मैं अभी बैठा हुआ था सुख आसन में, तो सुख आसन में बैठ के भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। पहली क्रिया है कि हम इस प्रकार से हाथों को ऊंचा उठाएं और पूरे बदन को ऊपर खींचते हुए थोड़ा सा दाहिनी तरफ और थोड़ा सा बाईं तरफ, यानी इस तरह से मूवमेंट करें। इसको हम आनंद गति कहते हैं। पूरा बदन ऊंचा खींचा हुआ, कानों के साथ बाजू चिपके हुए, और इस तरह से जितना जा सके। सांस को सहज रखिएगा, ऐसा कोई व्यायाम नहीं है। फिर वापस इस तरह से 5 से 10 बार तक दाएं बाएं मूवमेंट कर लिया जाए। इतना करने के बाद हम लेते हैं यहाँ पर घूर्णिका मुद्रा। तो घूर्णिका की जो क्रिया है वो इस तरह से है कि हम, मतलब हमारा जो कूल्हे से ऊपर का हिस्सा है वो मूवमेंट करेगा, और कूल्हे से नीचे का जो है ये आधार भूमि के रूप में काम करता है। ऐसे आगे की तरफ झुके, यहीं से बाईं तरफ इतना झुक जाएं कि कोहनी जमीन से छू जाए, फिर ऊंचा उठते हुए पीछे की तरफ, फिर दाहिनी तरफ झुकते हुए इतना झुक जाएं कि कोहनी जमीन पर टच हो जाए, और दूसरी तरफ जो है जो कमर का हिस्सा है वो खिंचाव महसूस करें, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे आ जाए। फिर ऐसे ही श्वास भरते हुए कोहनी जमीन पर छू जाए, थोड़ा और पीछे जाए, थोड़ा और साइड में पीछे जाए, कोहनी जमीन से छू जाए, फिर थोड़ा सा आगे आते हुए सेंटर तक आगे आ जाएं सीधे। इसको हम 5-5 बार के 2-3 राउंड इसके हम ले लें। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके बाद एक क्रिया है जिसको हम सुप्त पर्वत आसन कहते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और की जानी चाहिए। वो भी अगर पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन से करें, नहीं कर सकते हैं तो सुख आसन से करें। हो सकता है उतने से ही आपको फायदा हो जाए, लेकिन परफेक्ट जो क्रिया होगी वो पद्मासन लगाने के बाद ही होगी। इसमें हम साइड से लेट जाते हैं ऐसे करके, ताकि आप देख भी लें, और इस स्थिति में आकर के हम, आसन लगा हुआ है, धीरे से कोहनियों का सहारा लेते हुए थोड़ी देर, अगर लगता है सीधे नहीं लेट सकते तो इतना रुकें, यहाँ रुक करके लंबे लंबे सांस लें। अगर 2-4 दिन के अभ्यास के बाद फिर आप लेट सकते हैं, लेट जाएं, और लेटी हुई अवस्था में, क्योंकि जब तक ये घुटने जमीन पर नहीं रहेंगे तब तक हम अभ्यास में गहराई नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इस तरह करके हाथों को ऊंचा ले लेना और पूरा श्वास लंबे लंबे लेना। ये भी कर सकते हैं कि श्वास भरते हुए हाथों को पूरा खींचे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसी तरह से फिर हम उठ जाते हैं, और उठने के बाद फिर हम यहीं पर लेते हैं गुप्त पद्मासन। यानी पद्मासन तो लगा हुआ ही है, लेकिन यहाँ से तो दिखाई दे रहा है। गुप्त पद्मासन में पद्मासन छिप जाता है। तो ये आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आगे की तरफ लेटते हैं। कैसे, एक बार देखें इस प्रकार से, और बहुत अच्छा तो हो, पहले हम यहाँ रुकें इस तरह, जैसे सिंह गर्जन गति की स्थिति में रुक जाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो यूट्रस वाला भाग है, फिलोपियन वाला भाग है,
वो खिंचा हुआ है। लंबे सांस लीजिए थोड़े से, और उसके बाद चाहें तो वापस पद्मासन में बैठ जाएं एक बार, और फिर दोबारा से इसमें आएँ, और नहीं तो हमें आगे नीचे तक जाना है। ये स्थिति है, इसमें यहाँ रुके और इस तरह से रुकी हुई अवस्था में लंबे सांस लेते रहने हैं। और यहाँ पर हम पीछे भी हाथ बांध सकते हैं, इस प्रकार से सांस चलता रहे और रुकना। फिर हाथ का सहारा लेते हुए उसी तरह से उठ जाते हैं ये, और फिर सांस छोड़ते हुए हम पद्मासन की अवस्था में वापस लौट आते हैं। ये आसन करने के बाद फिर जो लोग इतना करने में अनकंफर्टेबल हैं, यानी पूरी तरह से अभी करने का अभ्यास नहीं हो रहा, तो उनको सर्प आसन, इसमें बहुत उपयोगी आसन है, तो सर्प आसन हमको करना चाहिए। सर्प आसन के लिए हम पेट के बल लेट जाते हैं और पेट के बल लेट करके पहले बदन को ढीला छोड़ दें। हमारा जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वो पूरा ज़मीन के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। पैरों को ऐसे लंबे मिला लिया जाना चाहिए। हथेली कंधों के नीचे ले लें, जिससे कि कोहनी तक का हाथ ज़मीन पर रहे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएं, आंखें बंद रखें, जितना ऊंचा उठ सके उठे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसमें सर्प आसन जब हम कहते हैं तो सामान्यतया उसमें हाथ से हाथ कोहनी तक का, हथेली से कोहनी तक का हिस्सा ज़मीन पर रहता है, कोहनी ज़मीन से नहीं उठती है। लेकिन यहाँ क्योंकि मुझे इसका प्रभाव सीधे नीचे गर्भाशय पर और उससे जुड़े हुए फिलोपियन ट्यूब जो कि अंडाशय तक जाती है, शरीर के दोनों तरफ होती हैं ये। अगर एक ट्यूब बंद हो जाए तो समझो मतलब 50% गर्भधारण की चीज़ जो है शंका में आ जाती है। और अगर दोनों ही ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं फाइब्रॉइड की वजह से या किसी भी जो मैंने अन्य कारण बताए उनसे, तो फिर गर्भधारण की संभावना खत्म हो जाती है। तो यहाँ इसमें दोनों ही ट्यूब्स के ऊपर और बीच में जो हमारा गर्भाशय है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसमें उस स्थिति में रुक करके आप सांस लेने का अभ्यास जरूर करिएगा, क्योंकि आसन में रुक करके सांस लेते रहने का जो अभ्यास है वो ही उस अंग तक आपके आसन के प्रभाव को पहुंचाता है। क्योंकि आसन में रुक जाना और सांस को रोक लेना मतलब वो दीर्घ प्राणता को तो बढ़ाता है, वो तेजस्विता को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस अंग पर जो अंग प्रभावित होने वाले हैं उस आसन से उन पर भी प्रभाव छोड़ता हो। तो ये एक्सपर्ट एडवाइस की बात होती है कि आपको इसमें बताया गया कि जब तक आसन में रुके हैं तो आप रुके, सांस को रोकें, 1-2 बार ऐसे कर लें और फिर 1-2 बार रुक करके लंबे सांस लेने के अभ्यास के साथ इसको करें। सर्पासन करने के साथ ही हमको जो जब हाथ हमने पूरे सीधे कर लिए तो फिर पीछे गर्दन घुमा करके एड़ी को देखना। मैं बाईं तरफ से दाहिनी एड़ी को देख रहा हूं इस तरह से, फिर वापस, फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को देख रहा हूं, फिर ऐसे ही वापस। यानी कंधे ऐसे नहीं करने हैं, कंधे चौड़े रखिए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ एड़ी को देखें, बाईं तरफ से दाहिनी एड़ी को देखूं, वापस आ जाऊंगा, फिर सांस भरते हुए दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को देखूं, फिर वापस आ जाऊंगा। और अंतिम आसन जो आपके लिए है वो है बिलाव आसन। बिलाव आसन वो आसन है जो स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए। ये भी श्वास के साथ जुड़ा हुआ है और इसको जब हम श्वास के साथ जोड़ते हैं तो मैं इसको कहता हूँ ये बिलाव गति के रूप में इसको करना है। यानी आसन में रुकना मात्र नहीं है, स्क्वीज करके रुकना नहीं है,
बल्कि स्क्वीजिंग एंड रिलीजिंग ये दोनों काम इसमें होने चाहिए। यानी जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा जो संबंधित अंग है वो स्क्वीज होगा, यानी भीतर को सिकुड़े, ताकि वहाँ पर जो फाइब्रॉइड्स भी पनप रहे हैं, मतलब उनमें भी हरकत शुरू हो, उनमें भी जो है ना टिश्यूज़ वहाँ के भी टूटें। और उसके साथ रिलीजिंग ये है कि शुद्ध जो रक्त है वो जा कर के वहाँ पर डिपॉजिट्स को बढ़ने ना दे और हमारा जो सिस्टम है वो प्यूरिफाइड रहे। सांस भरना, चेहरा ऊंचा उठाना, कमर नीचे दबाना, सांस छोड़ना, कमर ऊंची उठाना और गुदा तक भीतर भिच जाए, नीचे नाभि से नीचे का पेट वाला भाग अंदर को सिकुड़ जाए, सांस पूरा छूट जाए, सिर झुका हुआ हो और कमर ऊंची। फिर कमर को भी ढीला छोड़ें, अंदर जो पेडू सिकुड़ा हुआ था उसको भी ढीला छोड़ें, सांस पूरा भरें, हिप्स और सिर ऊंचा, कमर दबी हुई, इस तरह से। फिर सांस छोड़ते हुए यही सांस आवाज के साथ में करके दिखाता हूं ताकि आप अच्छे समझें। इस प्रकार से हम बिलाव आसन लेते हैं और फिर आखिर में बैठने से पहले हम, यानी सुखपूर्वक बैठने से पहले हम एक बार भद्रासन की स्थिति इसमें ले लेते हैं। इसमें दोनों पैरों को आपस में इस तरह से मिला लें, ये हिस्सा पूरी तरह फैला हुआ हो और नाभि से नीचे का हिस्सा, उसमें खिंचाव भी आपको पता चले, जंघाओं में खिंचाव पता चले, घुटनों में खिंचाव पता चले। इससे पद्मासन भी आसान हो जाएगा और हमारी जो प्रॉब्लम है उसका निदान भी थोड़ा निकट आ जाएगा। इसे पैर मिलाया, अगर इतना कर पा रहे हैं इतना ठीक है, ऐसे बैठिए। फिर इसको थोड़ा सा और नज़दीक करने की कोशिश करिए, तो इतना बहुत अच्छा है। यहाँ खिंचाव हो रहा है, आप बियरेबल है उसको फील करिए, महसूस करिए। नो गेन विदाउट पेन थोड़ा सा तो कष्ट उठाना ही चाहिए और फिर लगे कि हाँ अब ठीक है, इतना भी झेल पा रहा हूँ, इसे फिर थोड़ा और नज़दीक कर लीजिए। इस प्रकार से पकड़ लीजिए इसको और इसको थोड़ा सा और नज़दीक करिए, इतना ऐसे। जब धीरे धीरे अभ्यास से जूझना है, एकदम खुल जाएंगी आपकी फिलिपियन ट्यूब्स और फिर आप ही सुसमाचार सुनाएंगे कि हम बेकार परेशान हो रहे थे, हमारा तो गर्भस्थापन का काम आराम से हो गया। फिर भगवान का धन्यवाद करना, योग परंपरा का धन्यवाद करना। ऐसे रुकें तो फिर लगेगा अभी और अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो फिर हाथ पर जोर लेकर के फिर थोड़ा सा और इसके नज़दीक आइए, ऐसे है ना। इस तरह हाथ पर भी बोझ है और कूल्हे के ऊपर भी पूरा खिंचाव है, जंघा के ऊपर भी पूरा खिंचाव है। इस तरह से फिर यहीं पर बैठ जाइए, इसको आराम से खोल दीजिए। बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे अभ्यास बताए जो टाइम टेस्टेड हैं, यानी इनका लाभ लोगों को पहुंचा है। एक बात जान लीजिए कि योग मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मेरी कोई ये राजनीति भी नहीं है, ये मेरी एक तृप्ति है। बांट करके सुख मिलता है, मिलना भी चाहिए। आप भी तो गृहस्थ आश्रम में जब अपना शुक्र और रज शेयर करते हैं, देते हैं, तो आपको सुख मिलता है। देने में, बांटने में हमेशा सुख है, लेकिन संग्रह में, लालसा में, वासना में, इनमें परेशानी है। तो इतने सारे प्रश्न लोगों के आते हैं, मैं सारे प्रश्न नहीं देख पाता हूँ। स्कैनिंग होने के बाद कुछ प्रश्न मुझ पर आते हैं, कुछ जिज्ञासा मुझ तक आती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऋषियों की परंपरा, इसका जो प्रसाद है वो सब लोगों तक पहुँच जाना चाहिए। बहुत सी अपेक्षाएं भी, कोई कहता है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दीजिए, कोई कहता है इसका तमिल में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता क्या। अरे भाई कुछ आप भी तो करिए, अब तो बहुत सारे साधन हैं। जो ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे देश की भी नहीं है, हम उन तक के अनुवाद खोज लेते हैं, तो खोजिए और योगस्थ होकर के गृहस्थ आश्रम को जियो। कृष्ण भी गृहस्थी हैं, योगी हैं। योगीराज भगवान शिव गृहस्थी हैं, योगी हैं। नानक देव योगी हैं, गृहस्थी हैं।
कबीर योगी हैं, गृहस्थी हैं। रैदास योगी हैं, गृहस्थी हैं। आप भी गृहस्थी बनिए। श्याम पतयो रईणाम, उत्तम धन के स्वामी बनिए। तेजस्वी कांतिमय शरीर, ऊर्जावान जीवन, दीर्घायु के अधिकारी बनिए। और साथ ही साथ मैंने कहा कि प्रजा ये गृह मेदिनाम, गृहस्थ में जाते हैं तो ये मत कमज़ोर बात करिए कि जी बस कोई बात नहीं, हमने अभी प्लान नहीं किया, नहीं, बल्कि ईश्वर का आदेश है कि गृहस्थ में जाते हैं तो फिर प्रजा ये गृह मेदिनाम, प्रजा यानी संतान का उत्पन्न करना आपका धर्म है, वरना तो केवल काम तृप्ति तक ही आप रह जाएंगे। इतना होकर के आप आनंदित नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गृहस्थ आश्रम को अच्छे से जिएं।